नमस्कार, मैं पंकज यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल @PKScience59 में। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 साइंस का दूसरा भाग देखते हैं पहले लेसन का, जिसका नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, जिसमें हम बता रहे थे आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार हमारा है, जिसमें पहली प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसको कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? देखो, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक अभिकारकों से मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देख लो, लिख देता हूं। क्या करती हैं बेटा? ए और बी मिलकर के बनाती क्या है? ए बी बनाती हैं। और कुछ मात्रा में बात करते हैं, पहले इतना ही देख लेते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक, ए और बी दो या दो से अधिक अभिकारक है बेटा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जब अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब सीधी बात है बेटा, अभिकारकों का योग होकर के जो उत्पाद बनता है, उस उत्पाद, ऐसा उत्पाद बनता है, अभिकारकों का योग करके जो उत्पाद बनता है वो केवल एक ही उत्पाद बनता है। ऐसी क्रिया को, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, इसी में दूसरा स्टेप देख लेते हैं। दूसरे स्टेप में है, पहला उदाहरण देख लेते हैं बेटा। इस उदाहरण को देखते हैं। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम H2O से कराते हैं बेटा, तो ये कौन सा है? ये है हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर की क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमको मिलता है बेटा हमको मिलता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? बुझा चूना। ऐसा, और बेटा इसमें कुछ ऊष्मा भी निकलती है, कुछ निकलती है इसमें ऊष्मा। तो अब आपको बताते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसमें ऊष्मा निकलती है, तो अब इसमें लिख सकते हैं जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त होती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है।
तो बेटा देखा गया इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। अब ऊष्मा मुक्त होती है आप कैसे जानोगे, तो एक बाल्टी होनी चाहिए बेटा किसकी, आप काम तो आपकी प्लास्टिक की बाल्टी करेगी, लेकिन बाल्टी यदि लोहे या आयरन की होती है या फिर स्टील की होती है, तो ऐसी क्रियाओं में आयरन और स्टील की जो बाल्टी होती है बेटा, इस बाल्टी में जब हम खड़े चूने को देखो, ये एक बाल्टी ले ली हमने, प्रयोग करके ही दिखाते हैं आपको, यहाँ पे लिख लेना प्रयोग। देखो प्रयोग 1 पे हम आपको बताते हैं कि जब हम किसी बाल्टी में, ये एक हमने बाल्टी एक पात्र ले लिया, बाल्टी समझ लो या कि एक आयरन का पात्र हो गया, एक लोहे का पात्र हो गया बेटा, एक लोहे का पात्र हो गया। लोहे के पात्र में हमने जल का मतलब इतने अवयवी कणों में हमने H2O को डाल दिया, ऐसे H2O मिला हुआ है इसमें, और इसी में बाहर से हम चूना के पत्थर के टुकड़े डालते हैं, ऐसे बड़े टुकड़े चूने पत्थर के डालते हैं। चूने पत्थर के जब बड़े टुकड़े डालते हैं, इसमें जल और क्या है बेटा, चूना पत्थर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बाल्टी जब थोड़ी देर बाद जब अपने आप चूना जब मिलने लगता है पानी में, तो देखते हैं जो बाल्टी है वो बहुत गर्म हो जाती है, मतलब अधिक मात्रा में ऊष्मा निकालती है, अपने आप से स्वयं से ऊष्मा मुक्त करती है। इसका मतलब हम ये पता कर सकते हैं और हमें ये प्रतीत हो रहा है कि जो बाल्टी गर्म हुई है वो ऊष्मा के कारण हुई है, मतलब अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त की है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगला दूसरा नंबर है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं बेटा, देख लो, जिनमें उत्पाद सिर्फ एक ही होता है और उत्पाद जब बनाता है तो एक से अधिक अभिकारक, जिनमें अभिकारक एक ही होता है बेटा और उत्पाद एक से अधिक होते हैं। लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे, एक ही उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखो बेटा, एक ही उत्पाद अभिकारक है, ए बी एक अभिकारक है जो टूट करके एक से अधिक यानी कि ए और बी दो अवयवी तत्वों में बट रहा है, दो उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है क्या? ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है बेटा वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। फिर से देख लो, वियोजन अभिक्रियाएं वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो एक ही अभिकारक, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक ही अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। हमने आपको बताया। अब देख लेते हैं, बता दिया ए बी एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक था जो टूट करके ए और बी दो ऐसे अभिकारक बनाता है बेटा। दो कैसे ऐसे अभिकारक बनाता है जिनको हम आप देख लेते हैं, जो हमारे दो से अधिक हैं, एक से अधिक हैं, दो हैं, दो से भी अधिक हो सकते हैं।
देखो इसमें एक अभिक्रिया को ड्राइंग करेंगे। मैं एक अभिक्रिया बताता हूँ बेटा। CaO3 CaCO3 जब टूटता है बेटा, और जब इसको गर्म करते हैं, इसमें बाहर से ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं बेटा, तो ये जब टूटता है तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, सबसे पहले CO2 गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। फिर इसके बाद में बेटा ये क्या करता है, फिर इसके बाद में चूना पत्थर बना देता है, CaO बना देता है। ठीक, अब आपने देखा कि ऐसी अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इन अभिक्रियाओं में देख सकते हैं इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ऊष्मा की कमी होती है, ऊष्मा अवशोषित करती हैं। ये अभिक्रियाएं क्या करती हैं, इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, या फिर दूसरी बात कह सकते हैं, दूसरी बात ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, ऊष्मा अवशोषित करती हैं। ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है या ऊष्मा अवशोषित करती हैं, इसलिए इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक नहीं, एक से अधिक उदाहरण है बेटा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा हो सकता है, H2O होता है बेटा। इसको जब हम गर्म करते हैं, जब H2O को गर्म करते हैं बेटा, तो O2 और H2O में टूट जाता है। ऐसी क्रिया में देखते हैं हम, इसमें ऊष्मा की कमी पड़ती है, ऊष्मा अवशोषित करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और इन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। नोट करना है बेटा, नोट कर लीजिए, साफ कर देते हैं। अगला है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। बेटा विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित होना, एक दूसरे से टूट करके एक या दो भागों में बंट जाना, या अभिकारक के दोनों पर टूटे। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में टूट करके नए युग्म का निर्माण करते हैं, आपस में ही टूटते हैं। टूटने के बाद में एक दूसरे के तत्वों को बदल लेते हैं, अदल बदल जाते हैं, क्रियाएं बदल जाती हैं। ऐसे सभी तत्वों को क्या कहा जाता है, ऐसे सभी तत्वों की क्रियाओं को, ऐसी बनी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। बेटा देख लेते हैं, अब हम आपको बताते हैं। कहने का मतलब हमारे यह है कि कहीं पर A प्लस का B और C जो हमारा है वो अभिकारक है, दो अभिकारक हैं। दो अभिकारक में क्या होता है, ये पद, दूसरा पद टूट जाता है, दूसरा पद टूट करके पहले में जुड़ जाता है, ऐसा AB प्लस C बना देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अपना स्थान, एक अभिकारक अपना स्थान छोड़कर या आपस में विस्थापित होकर अलग होकर के दूसरे अभिकारक के साथ जुड़ करके नए उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देख लेते हैं बेटा। अब हम आपको बताते हैं क्या क्या हुआ। देखो वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं
वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बेटा आप फिर से समझो, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक भाग टूटकर दूसरे अभिकारक से जुड़ जाता है। अभिकारक का एक भाग टूटकर या विस्थापित होकर क्या हो जाता है, दूसरे अभिकारक से जुड़कर उत्पाद का निर्माण करता है, दूसरे अभिकारक से जुड़ जाता है। तो ऐसे तो इन्हें क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखो एक हम आपको बताते हैं, एक उदाहरण सहित बताएंगे तब आपको समझ आएगा बेटा। हमने Fe के साथ में लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया, और जब हम मिलाते हैं तो हम देखते क्या है बेटा कि जो ये कॉपर सल्फेट है ये टूटता है। टूटने के बाद में FeSO4 बना लेता है और बाद में मिलता है हमें कॉपर सल्फेट Cu मिल जाता है। देखो अभिकारक क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कील को डुबोते हैं, एक प्रयोग करके दिखा देते हैं आपको, तब आप आसानी से समझ पाओगे ऐसा क्यों हुआ। बेटा ऐसा होता है कि हम एक लोहे की कील को कॉपर सॉल्यूशन के विलयन में डुबोते हैं। एक हमने बर्नल लिया, एक हमने क्यूब ले लिया बेटा ऐसे, और इसमें भरा हुआ है हमारा, इसमें यहाँ तक भरा हुआ है बेटा हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है बेटा, और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोहे की कील को डुबोते हैं, लोहे नुमा कील को हम डुबोते हैं बेटा। तो हम क्या देखते हैं, लोहे की कील को जब डुबोते हैं तो देखते हैं जो लोहे की कील है वो अपने अवयवों को छोड़ती जाती है और कॉपर सल्फेट के विलयन को अलग करती जाती है। मतलब कॉपर सल्फेट को लेती जाती है और सल्फर को, जो कॉपर को, वो छोड़ती जाती है और सल्फेट लेती जाती है। इसलिए हमने बताया आपको कि जब ये विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, उस विलयन में बेटा जब लोहे की क्रिया कराते हैं, लोहे से क्रिया कराते हैं, तो जो कॉपर का जो सल्फेट होता है, जो ऋणात्मक भाग होता है, जो विलयन का भाग होता है, उसमें Fe लोहा खुद स्वयं फेरियम खुद ही जुड़ना चाहता है, लेकिन क्या बोलते हैं कि बेटा कॉपर को शोधित कर देता है और उस विलयन में स्वयं जुड़ जाता है। ऐसी क्रियाओं को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ आया। दूसरा उदाहरण आपको चाहो तो हम आपको दे सकते हैं। जिंक सल्फेट की क्रिया CuSO4 से कराते हैं और यहाँ पे भी ये देखा जाता है कि ZnSO4 जुड़ करके कॉपर को मुक्त कर देता है। ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में जिनमें अभिकारक का एक पद टूट कर, वियोजित होकर या विस्थापित होकर दूसरे के साथ जुड़ करके नए उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगली रासायनिक अभिक्रिया है बेटा जिसको कहते हैं द्विविस्थापन।
द्विविस्थापन क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं और दोनों आपस में टूट करके दोनों आपस में टूट करके एक दूसरे से क्रिया करके नए युग्म का निर्माण करते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को बोला जाता है बेटा द्विविस्थापन। यानी कि AB और CD मिलकर के बेटा बना दें आपका AC प्लस BD बना दें, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक का प्रत्येक पद टूटकर, मतलब जितने अभी अभिकारक हो दोनों का प्रत्येक पद टूटकर तो उन्हें द्विविस्थापन कहा जाता है। देखो बेटा, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक का प्रत्येक पद टूटता है और नए उत्पाद का निर्माण करता है या आपस में मिलकर के नए उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन कहा जाता है। अब देखते हैं द्विविस्थापन होता कैसे है। तो हम एक काम करते हैं, पहले Na2SO4 की क्रिया BaCl2 से करते हैं। Na2SO4 की क्रिया BaCl2 से कराते हैं, और जब BaCl2 से क्रिया कराएंगे बेटा, तो जो हमारा उत्पाद बनेगा बेटा, वो बन जाता है NaCl प्लस BaSO4, और देखो दो कब मिल जाएंगे, ऐसे बन करके तैयार होता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है इस अभिक्रिया को कहते हैं हम, देखो द्विविमीय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो जिनमें अभिकारक दो से अधिक हैं, दो हैं, देखो एक और दो अभिकारक हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दोनों मिलकर के दोनों के पद प्रत्येक पद टूटते हैं। Na टूटा और इसका Na टूट गया, और इसमें Cl टूटा, Na और Cl टूट गया बेटा, दोनों टूटे। अब दोनों की दो दो वैलेंसी है, बाहर भाग में आ गए, बाहर गुणे में आ गए दोनों। फिर क्या हुआ? अब जब Ba टूटा था और उसके साथ में जुड़ गया SO4, तो इस क्रिया में जो निकल के आया वो दोनों पद टूटे, अभिकारक के दोनों पद टूट करके नए युग्म का निर्माण करते हैं। ऐसे क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? द्विविमीय विस्थापन कहा जाता है या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है। अपचयन उपचयन। एक सेकेंड बेटा, देखते हैं अपचयन और उपचयन क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको दो प्रयोग देते हैं, दो समीकरण लिखते हैं बेटा, पहला और यहाँ पे दूसरा।
ठीक है। दो समीकरण लिखेंगे जिसमें हमने लिखा Cu की क्रिया O2 से हुई और हमारा जो Cu है O बना। अब देखो इसको संतुलित कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगाने के बाद में यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरा समीकरण हमारा जो है उसमें CuO की क्रिया हम कराते हैं H2O से। जब COU की क्रिया H2O से कराते हैं बेटा, और जब H2O से कराते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा निकल के आता है यहाँ पे कॉपर और हमारा H2O निकल जाता है बेटा। अब इनको संतुलित कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो गए, तो बेटा यहाँ पे 2 कर लेते हैं हम और यहाँ पे 2 हो जाएगा। केवल H2 गैस से क्रिया कराएं तब हमारा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होगी। अब देखते हैं ऐसा कुछ बन के निकला, तो जब हम कॉपर ऑक्साइड की क्रिया, जब कॉपर ऑक्साइड पे हम बाहर से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो देखते हैं काले रंग की परत जमने लगती है। तो इसमें देखा गया कि ऑक्सीजन का दहन हुआ, ऑक्सीजन को जो ह्रास हुआ, जब किसी क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन बढ़ते हैं, तो उनको कहते हैं, जब ऑक्सीजन का बढ़ना हमारा होता है, इनको ताप में गर्म किया जाता है। अब बेटा इसमें देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, जब बाहर निकला तो वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन क्रिया करा रहा था और फिर जाके दूसरे में जुड़ रहा था, तो ह्रास हो रहा था। तो जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के गया, ऑक्सीजन निकल के गया मतलब उपचयन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ। तो उपचयन क्या होता है, उपचयन वो होता है ऐसी क्रिया जिसमें, अपचयन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की कमी या ह्रास को अपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि को, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी को, जो मतलब जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उनको उपचयन कहा जाता है, और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होता है इनको अपचयन कहा जाता है। ठीक है बेटा, बस यहीं से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और समझ में आया होगा। थैंक यू।